मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों को जैसा आप सभी जानते हैं कि एग्जाम मित्रों बहुत जल्द होने वाला है। एग्जाम के मद्देनजर मित्रों देखते हुए मित्रों अब जैसे बहुत फास्ट मित्रों क्लास चलाया जाएगा, अतः क्लास को आप प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। मित्रों इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों जैसे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें ताकि अपने जीवन में आप सफलता पा सकें। मित्रों यदि ए स्टेट या बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं म्यूजिक से तो मित्रों यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों आपको सूचना देते चले कि इसी चैनल पर मित्रों प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जैसे जीके जीएस का क्लास मित्रों स्टार्ट किया जाएगा, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को मित्रों इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आज का प्रथम प्रश्न आपका है, राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है? बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है। ए में आपका मंद्र है, बी में अपन्यास है, सी में अंश है, डी में आपका न्यास है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः आप सभी प्रश्नों का कमेंट्स में आंसर जरूर दें। और मित्रों एक चीज आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि क्लास को समय पर 8 बजे ही ज्वाइन करें। आप लोग 8 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं, तब तक 10 क्वेश्चन पार कर जाता है। मित्रों कोई नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे, अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अंश, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर क्या होता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मध्य षड्ज, बी में मंद्र निषाद, सी में शुद्ध दैवत, डी में पंचम न्यास। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर क्या होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर क्या होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य षड्ज, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान समय में प्रत्येक राग का समापन किस पर होता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है न्यास पर, बी में अपन्यास पर, सी में मध्य षड्ज पर, डी में आपका मंद्र निषाद पर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वर्तमान समय में प्रत्येक राग का समापन किस पर होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य षड्ज पर। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान समय में निम्न में से किसे संगीत रूपी भाषा का विराम चिन्ह कहा जा सकता है? ए में आपका न्यास को, बी में उपन्यास को, सी में अल्पत्व को, डी में है न्यास अपन्यास को। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वर्तमान समय में निम्न में से किसे संगीत रूपी भाषा का विराम चिन्ह कहा जा सकता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा न्यास और अपन्यास, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते रहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं। तो मित्रों सप्तक के कुल जो है से 3 प्रकार है, मंद्र सप्तक, तार सप्तक। एक सप्तक का नाम आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा सप्तक के प्रकारों में शामिल नहीं है? ए में आपका विद्रूप है, बी में मंद्र है, सी में मध्य है, डी में आपका तार है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सप्तक के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि निम्न में से कौन सप्तक के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विद्रूप, मतलब एपल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मंद्र सप्तक में कौन सा लय अधिक कर्ण प्रिय प्रतीत होता है? बताइए महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि मंद्र सप्तक में कौन सा लय अधिक कर्ण प्रिय प्रतीत होता है, मतलब मंद्र सप्तक में कौन सा ऐसा लय है जो हमारे कानों को सबसे अधिक प्रिय लगता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी विलंबित लय। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग तार सप्तक में अधिक रंजक है, ठीक है, नहीं प्रतीत होता है। निम्न में से कौन सा राग तार सप्तक में अधिक जैसे रंजक प्रतीत नहीं होता है। ए में आपका राग बिहार, बी में राग दरबारी, सी में राग अंडाना बसंत, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग तार सप्तक में अधिक रंजक नहीं प्रतीत होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राग दरबारी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि निम्न में से कौन सा राग गंभीर प्रकृति का माना जाता है। ए में मित्रों है राग दरबारी होगा, बी में है राग बहार, सी में है राग अंडाना बसंत और डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग गंभीर प्रकृति का माना जाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें, जैसे राग दरबारी जो है मित्रों आपको गंभीर प्रकृति का राग माना जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, किसी राग में बहुत्व कितने प्रकार से दिखाया जाता है। ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 2 है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किसी राग में बहुत्व कितने प्रकार से दिखाया जाता है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रश्न को आप कमेंट्स में आंसर दीजिए ताकि आपको यह पता चल सके कि आपके द्वारा तैयारी किया गया कितने चरम सीमा पर है। तो मित्रों बताइए कि किसी राग में बहुत्व कितने प्रकार से दिखाया जाता है। तो मित्रों बहुत्व मित्रों जैसे किसी राग में 2 प्रकार से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन को पहचान करें। मतलब ये 4 मित्रों आपको कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है मित्रों जो गलत है। ठीक है, ए में आप बारीकी से केयर कीजिएगा, किसी राग में किसी स्वर का अधिक प्रयोग उसका बहुत्व कहलाता है। ठीक है, बी में मित्रों किसी राग में किसी स्वर का कम प्रयोग उसका अल्पत्व कहलाता है। सी में है किसी राग में बहुत्व 5 प्रकार से दिखाया जाता है। डी में मित्रों राग विस्तार के समय जिस स्वर पर बार बार न्यास किया जाता है उसे स्वर का राग विशेष में अभ्यास बहुत्व कहते हैं। मित्रों बताइए कि जैसे निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बहुत्व मित्रों 2 प्रकार के होता है। बहुत्व कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है, परंतु यहाँ पर बहुत्व देखिए 5 दे दिया। इस प्रकार यही क्या आपका है गलत है, बाकी सभी का सभी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है राग वृंदावन सारंग में ऋषभ का अभ्यास बहुत्व है। बी में मित्रों राग दरबारी में गंधार का अभ्यास बहुत्व दिखाया जाता है। सी में मित्रों राग भैरव में ऋषभ का आलंघन बहुत्व है। डी में है राग दरबारी में गंधार का आलंघन बहुत्व है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों बताते चलें कि बी कथन मित्रों इसमें सही है, राग दरबारी में गंधार का अभ्यास बहुत्व दिखाया जाता है। बाकी सभी का सभी कथन मित्रों स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाए वह स्वर क्या कहलाता है। राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाए वह स्वर क्या कहलाता है। ए में मित्रों अनभ्यास है, बी में आलंघन अल्पत्व है, सी में आलंघन बहुत्व है, डी में मित्रों आपका अभ्यास बहुत्व है। तो मित्रों फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाए वह स्वर क्या कहलाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लांघन अल्पत्व, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किसमें स्वर को राग का विस्तार करते समय छोड़ा तो नहीं जा सकता परंतु उस पर न्यास भी नहीं किया जाता है। ठीक है मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्न में से किसमें स्वर को राग का विस्तार करते समय छोड़ा तो नहीं जा सकता परंतु उस पर न्यास भी नहीं किया जा सकता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अनभ्यास अल्पत्व में, बी में लांघन अल्पत्व में, सी में आलंघन बहुत्व में, डी में अभ्यास बहुत्व में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा
अनभ्यास अल्पत्व में ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नांकित कथनों में से सही कथन को चुने। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है शुद्ध कल्याण में निषाद को आरोह में बढ़ते करते हैं समय छोड़ दिया जाता है। बी में मित्रों आपका ऑप्शन है राग भीमपलासी के आरोह में दैवत का लंघन अल्पत्व है। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है राग भीमपलासी के आरोह में दैवत का लंघन अल्पत्व है। डी में मित्रों आपका ऑप्शन है शुद्ध कल्याण में निषाद को आरोह में बढ़ते करते पेड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मित्रों आपका स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका मित्रों है कि राग के आरोह अवरोह में 5 स्वर होने से किस जाति का राग होगा, किस जाति का राग कहलाता है। ए में मित्रों आपका संपूर्ण जाति का राग, बी में साडव जाति का राग, सी में मित्रों आपका औडव जाति का राग, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग के आरोह अवरोह में 5 स्वर होने से किस जाति का राग कहलाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर यदि आपको मित्रों याद है तो कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के देखते हुए मित्रों तैयार किया गया है। तो मित्रों राग के आरोह आरोह में 5 स्वर होने से किस स्वर जाति का राग कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा औडव जाति का राग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों 3 मुख्य जातियों के मिश्रण से रागों की कुल 9 जातियां बनती है। निम्न में से कौन मुख्य जातियों में शामिल नहीं है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है संपूर्ण, बी में स्थायी, सी में साडव, डी में औडव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि 3 मुख्य जातियों के मिश्रण से रागों की कुल 9 जातियां बनती है। निम्न में से कौन मुख्य जातियां में शामिल नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको ए बी नंबर मित्रों आपका ऑप्शन सही है अस्थाई। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जिन स्वरों में 2 श्रुतियां का अंतर पाया जाता है वे परस्पर क्या कहलाते हैं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि पेड फॉर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है। संपूर्ण कोर्स मित्रों ए स्टेट और बीपीएससी का आपको मित्रों करवा दिया जाएगा म्यूजिक से रिलेटेड। अतः आप जो है हमसे इस नंबर के माध्यम से मित्रों जरूर संपर्क करें, ताकि मित्रों आपको हर तरीका से आपको हेल्प कर दिया जाए। ठीक है, तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है वादी स्वर होता है, बी में संवादी, सी में विवादी, डी में आपको विरोधी स्वर। मित्रों बताइए कि जिन स्वरों में 2 श्रुतियों का अंतर पाया जाता है वह परस्पर कहलाता है। तो मित्रों वह आपको विरोधी स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत समयसार के अनुसार प्रच्छदानियों वादी लुपियों व प्रकाशन स्पर्श, ठीक है, प्रकाशन स्पर्श स्वरसस्य राग रूपी राज्य में यदि स्वर किसी रूप में अपने उचित प्रयोग द्वारा राग का सौंदर्य वर्धन करते हैं। तो मित्रों ए में आपका है राजा की भूमिका में, बी में मंत्री की भूमिका में, सी में प्रजा की भूमिका में, डी में विवादी के रूप में। मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि संगीत समयसार के अनुसार मित्रों वादी लुपियों का मित्रों मतलब कहने के वादी किसको बोला जाता है, वादी स्वर किसको बोला जाता है। तो मित्रों वादी स्वर जैसे कहने का मतलब है कि जो राजा के भूमिका में रहता है मित्रों उसी को हम लोग जैसे वादी स्वर बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखिए। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत समयसार के अनुसार प्रश्नादियों में वादी तत्वों में अनुवादी स्वर किस रूप में राग का सौंदर्य वर्धन करते हैं। मतलब वादी जो है मित्रों राजा के रूप में था, तो संवादी स्वर जैसे किस रूप में रहेगा। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है राजा की भूमिका में, बी में मंत्री की भूमिका में, सी में प्रजा की भूमिका में, डी में आपका विवादी की भूमिका में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बता दें कि अनुवादी स्वर जो होता है मित्रों प्रजा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वादी स्वर जो है राजा के रूप में होता है और अनुवादी स्वर जो है मित्रों आपको प्रजा के रूप में होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वर्णों का क्रमानुसार वह नियमित प्रयोग क्या कहलाता है। ए में आपका आलाप है, बी में अलंकार है, सी में तान विविधता है, डी में आपका गमक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वर्णों का क्रमानुसार व नियमित प्रयोग क्या कहलाता है।
तो मित्रों आपको बताते चलें कि यह प्रश्न आपको एग्जाम्स के लिए मित्रों महत्वपूर्ण है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा मित्रों उसे अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वर्णों का क्रमानुसार नियमित प्रयोग को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ए में मित्रों आपका 8 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। मित्रों आपको जैसे म्यूजिक के मतलब संगीत के अनुसार मित्रों बताना है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रामर के अनुसार मित्रों आपको नहीं बताना है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपको दे दिया गया। फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि वर्ण कुल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि एक ही स्वर को एक या अधिक बार लगाना क्या कहलाता है। ठीक है, एक ही स्वर को एक या अधिक बार लगाना क्या कहलाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है आरोही वर्ण, बी में अवरोही वर्ण, सी में स्थायी वर्ण, डी में आपका संचारी वर्ण। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एक ही स्वर को एक या अधिक बार लगाना क्या कहलाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थायी वर्ण कहलाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संचारी वर्णों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संचारी वर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है आलाप में आरोही एवं अवरोही वर्णों का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है। बी में मित्रों आपका ऑप्शन आलाप में अस्थायी एवं आरोही वर्ण का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है आलाप में अस्थायी एवं आरोही वर्णों का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है। डी में मित्रों आलाप में अस्थायी आरोही एवं आरोही वर्ण अवरोही तीनों ही वर्ण का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण में होता है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या सही है। कि संचारी वर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य, सोचिए, थिंकिंग कीजिए, उसके बाद आंसर आप डालिए। ठीक है, तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है मित्रों कि जो है से आलाप में अस्थायी आरोही एवं अवरोही तीनों वर्णों का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निम्न में से कौन सा गमक के प्रकारों में शामिल नहीं है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है जमजमा, बी में पुरिया, सी में घसीट, डी में आपका मुर्की है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा गमक के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि निम्न में से कौन सा गमक के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुरिया जो है मित्रों गमक का प्रकार नहीं है। पुरिया जो है आपको गमक का प्रकार नहीं, आपको बताना है कि पुरिया किसका प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए। प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों इस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। हम लिख ही दे देंगे आपको कि आगे आने वाला समय आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न है कि पंडित सारंगदेव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं। ए में 15 है, बी में 21 है, सी में 27 है, डी में आपका 32 है। मित्रों न जाने कि इस प्रश्न का आंसर कितनी बार हम बता चुके हैं कि पंडित सारंगदेव ने जैसे गमक के कितने प्रकार बताए हैं। तो सभी मित्रों का करीब करीब आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। गमक कुल जैसे कितने प्रकार के, 15 प्रकार के, सभी का आंसर सही आ रहा है। इसी तरीके से सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट्स में देते रहिए ताकि जैसे आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। ठीक है मित्रों, एक चीज और बोलेंगे कि यदि रिजल्ट आप निश्चित करना चाहते हैं तो मित्रों इसी चैनल पर जैसे ध्यान दीजिएगा, बारीकी से नोट कीजिएगा। सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। ठीक है, शाम में 7 बजे शिवानी मैम जैसे आर्ट और टीचिंग बाल विकास का जो क्लास चला रहे हैं मित्रों 30 नंबर का कंपलसरी सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है। आप लोग जैसे बहुत कम लोग देखते हैं कि बाल विकास का क्लास आप लोग बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। यदि बाल विकास में यदि मित्रों आप पास नहीं किए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको कम नंबर आएगा, मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए बाल विकास का क्लास आपको जरूर ज्वाइन करने की जरूरत है। और मित्रों शाम 7:30 बजे से ही इसी चैनल पर मित्रों जो है आपको
जीके जीएस पे मित्रों क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा एक आध दो दिन में, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाई बताए गए हैं? ए में 75 है, बी में 86 है, सी में 96 है, डी में आपका 100 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाई बताए गए हैं। तो मित्रों कुल अस्थाई की संख्या मित्रों 96 बताया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न मित्रों कि क्रियाओं के मध्य का अवकाश या विश्रांति क्या कहलाती है? ए में आपका तान है, बी में आलाप है, सी में श्रुति है, डी में आपका लय है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि क्रियाओं के मध्य का अवकाश या विश्रांति क्या कहलाती है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब लय आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय माने गए हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय माने गए हैं। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय माने गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लय जो है से 3 प्रकार के मित्रों माने गए हैं। ठीक है, तीनों लय का मित्रों कमेंट्स में नाम बताइए। देखते हैं कितने मित्र हमारे ऐसे हैं जो तीनों लय का मित्रों नाम जानते हैं। जैसे द्रुत लय, एक का आपका नाम हम बता दिए, बाकी 2 का नाम आप कमेंट्स में फटाफट बताइए। मित्रों इस प्रकार जैसे कुछ मित्रों का आंसर सही आया, बाकी जैसे अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा लय के प्रकारों में शामिल नहीं है? विलंबित लय, अति विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। मित्रों यहाँ पर तीनों लय का नाम मित्रों हम आपको लेकर के आ गए हैं, इसीलिए मित्रों इसके पिछले प्रश्न में हम बहुत कम समय दिए ताकि आगे आने वाला प्रश्न मित्रों तीनों लय का नाम हम दे दिए हैं, ताकि वहां पर भी आप जो भी अपना दिमाग पर लगा लें कि क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पर आपको यदि तुरंत हम बता भी दिए कि तीनों का तीनों कौन है, तो मित्रों आपको 100% याद हो जाएगा। तो निम्न में से कौन लय के प्रकारों में शामिल नहीं है? तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अति विलंबित जो है मित्रों लय का प्रकार नहीं है, बाकी विलंबित लय है, मध्य लय है और द्रुत लय, यही 3 लय है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अति महत्वपूर्ण है, लय के आधार पर भारतीय संगीत में असंख्य तालों का निर्माण कितने प्राणों के आधार पर हुआ है? ए में मित्रों आपका 5 है, बी में 8 है, सी में 10 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लय के आधार पर भारतीय संगीत में असंख्य तालों का निर्माण कितने प्राणों के आधार पर हुआ है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 10 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकारों में शामिल है? ए में आपका सम है, बी में ताली है, बी में खाली है, डी में आपका मार्ग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकारों में शामिल है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इससे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग बढ़ सके, सभी लोग आगे की ओर पढ़ सके। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कहने का मतलब इनमें से कौन प्राण के प्रकार में शामिल है? तो मित्रों मार्ग जैसे प्राण के प्रकार में शामिल है। मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि कुल प्राणों की संख्या कितनी है। ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए इस संगीत में मित्रों प्राणों की संख्या कितनी मानी गई है। यदि आपको याद है तो कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। कुछ मित्रों का आंसर सही आता है और बाकी का गलत आता है। सभी लोग कोशिश कीजिए कि सही प्रश्न का जो है हम सभी प्रश्नों का आंसर जो सही दे। तो कुल प्राणों की संख्या मित्रों कितनी है? 10 है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकार में शामिल नहीं है? ए में सम है, बी में मार्ग है, डी में आती है सॉरी सी में आती है, डी में आपका काल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सम जो है मित्रों प्राण के प्रकार में शामिल नहीं है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन निबंध गान के उदाहरण नहीं है? ए में आपका प्रबंध है, बी में आलाप है, सी में धमार है, डी में आपका दादर है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन निबंध गान के उदाहरण नहीं है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते रहिए और मित्रों प्रतिदिन क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
आलाप जो है मित्रों निबंध गान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि किस कोटि की बंदिश राग का संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। किस कोटि की बंदिश राग का संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है निम्न कोटि की बंदिश, बी में आपका मध्य कोटि की बंदिश, सी में मित्रों आपका उच्च कोटि की बंदिश, डी में उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस कोटि की बंदिश राग का संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों की चर्चा है। हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों का चर्चा। ए में आपका 5 है, बी में 9 है, सी में 12 है, डी में आपका 15 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों की चर्चा है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों का चर्चा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब हिंदी साहित्य में कुल जो है 9 अस्थायी भावों की चर्चा है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है वीर रस की, बी में है अद्भुत रस की, सी में है हास्य रस की, डी में श्रृंगार रस की। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में मित्रों जरूर आंसर दीजिए कि रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब श्रृंगार रस की मित्रों उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका उत्पत्ति के आधार पर दिए गए भाव रस युग्मों में से असत्य युग्म को पहचान करें। उत्पत्ति के आधार पर दिए गए भाव रस युग्मों में असत्य युग्म की पहचान करें। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है शोक करुण, बी में है क्रोध भयानक, सी में है विस्मय अद्भुत, डी में मित्रों निर्वेक शांत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्रोध भयानक। मित्रों यही आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है निम्नांकित में से किस रस को वर्तमान समय में कहीं कहीं दशम रस के रूप में माना जाता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है निम्नांकित में से किस रस को वर्तमान समय में कहीं कहीं दशम रस के रूप में माना जाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है वीर रस, बी में हास्य रस, सी में रौद्र रस, डी मित्रों वात्सल्य रस है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब वात्सल्य रस। मित्रों आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि करुण रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। करुण रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मध्य एवं पंचम द्वारा, बी में षड्ज एवं ऋषभ द्वारा, सी में गंधार व निषाद द्वारा, डी में मित्रों धैवत द्वारा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि करुण रस की उत्पत्ति किस रस द्वारा होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार व निषाद रस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि विभत्स व भयानक रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मध्यम स्वर द्वारा, बी में पंचम स्वर द्वारा, सी में निषाद स्वर द्वारा, डी में मित्रों धैवत स्वर द्वारा। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जैसे विभत्स व भयानक रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा धैवत स्वर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों ऋषभ स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अद्भुत रस द्वारा, बी में श्रृंगार रस, सी में हास रस, डी में मित्रों वीर रस है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ऋषभ स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अद्भुत रस, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों के अनुसार कितने वर्ग बनाकर उसमें रसों का समावेश बताया गया है।
ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों के अनुसार कितने वर्ग बनाकर उनमें रसों का समावेश बताया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 रसों का समावेश किया गया है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। निम्नांकित में से कौन सी लय हास्य एवं श्रृंगार रस का पोषक है। ए में मित्रों विलंबित लय है, बी में द्रुत लय है, सी में मित्रों मध्य लय है, डी में अति द्रुत लय है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। निम्नांकित में से कौन सी लय हास्य एवं श्रृंगार रस का की पोषक है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और मित्रों एक चीज जरूर सूचना देंगे कि मित्रों प्रतिदिन क्लास को आप 8 बजे ज्वाइन करें। और मित्रों पेड फॉर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है जिसमें संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको जैसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें, मित्रों आपको तत्काल जैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मध्य लय। ठीक है, मध्य लय। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है वीर रौद्र एवं अद्भुत रसों का पोषक किस लय को माना जाता है। ए में मित्रों द्रुत लय, बी में अति द्रुत लय, सी में विलंबित लय और डी में मित्रों अति विलंबित लय। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वीर रौद्र एवं अद्भुत रसों का पोषक किस लय को माना जाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर द्रुत लय को मित्रों माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि लास्य क्या है। ए में मित्रों रस का एक प्रकार है, बी में नृत्य का एक प्रकार है, सी में आलाप का एक प्रकार है, डी मित्रों भाव का एक प्रकार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लास्य क्या है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपको डीएसएसबी में मित्रों पूछा हुआ पिछले वर्ष जब एग्जाम हुआ था डीएसएसबी का, उससे मित्रों यह पूछा गया प्रश्न है कि जैसे लास्य क्या है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लास्य मित्रों एक प्रकार का नृत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से किसके माध्यम से एक गायक एक ही राग में एक ही स्वर व शब्दों द्वारा भिन्न भिन्न भावों की उत्पत्ति कर पाता है। ए में मित्रों काको भेद के माध्यम से, बी में आलाप के माध्यम से, सी में लय के माध्यम से, डी मित्रों वाद्य यंत्रों के माध्यम से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किसके माध्यम से एक गायक एक ही राग में एक ही स्वरों व शब्दों द्वारा भिन्न भिन्न भावों की उत्पत्ति कर पाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काको भेद के माध्यम से। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि श्रृंगार यहाँ होगा, श्रृंगार रस के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उत्तम माना जाता है। श्रृंगार रस के लिए मित्रों कौन सा वाद्य यंत्र उत्तम माना जाता है। ए में आपका बीना है, बी में वायलिन है, सी में सारंगी है, डी में आपका सितार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि श्रृंगार रस के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उत्तम माना जाता है। तो मित्रों श्रृंगार रस के लिए जो है मित्रों आपको सबसे उत्तम वाद्य यंत्र यदि मित्रों माना गया तो सितार को माना गया है। अब याद रखिए स से श्रृंगार और स से सितार। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि शांत व ध्यान दीजिएगा मित्रों शांत व करुणा रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना गया है। शांत व करुणा रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना गया है। ए में मित्रों शहनाई है, बी में बीना है, सी में सितार है, डी में आपको बांसुरी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीना, मतलब शांत व करुणा रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना गया है। तो बीना को मित्रों उत्तम माना गया है। मित्रों एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि मित्रों मेरे द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया गया है मित्रों उन सभी मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। मित्रों उसमें हम मित्रों बहुत ही जल्द मित्रों व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों टेस्ट भेजने वाले हैं। एक लिंक टाइप का चलेगा मित्रों, जैसे एग्जाम में आता है उसी तरीका से मित्रों लिंक तैयार किया गया है। उस लिंक के माध्यम से मित्रों आप लिंक से मित्रों ज्वाइन कर करके आप टेस्ट दे सकते हैं और हमको भी और आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हो रहा है। मित्रों जैसे एग्जाम में होता है टेस्ट एग्जाम में
ऑप्शन 4 रहता है। उसी तरीका से मित्रों ऑप्शन 4 यहाँ अवेलेबल रहेगा। इसे ए, बी, सी और डी मित्रों ऐसे गोल गोल जैसे ब्लैंक्स आपको छोड़ा हुआ रहेगा मित्रों। जिसमें आप टिक आउट कीजिएगा उससे मित्रों टिक आउट आपका एक ही बार होगा, दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों लास्ट में आपको भी सूचना मिल जाएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। अतः मित्रों आप पीडीएफ को मेरे द्वारा दिए गए पैकेज को मित्रों जरूर आप खरीद लें, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों आपको जोड़ सके और टेस्ट में मित्रों आप शामिल हो सके। मित्रों एमसीक्यू टेस्ट मित्रों अति आवश्यक है। मित्रों प्रश्न आपका है कि काकू भेद का प्रयोग किस प्रकार के गायन में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। ए में ख्याल गायन में, बी में ध्रुपद गायन में, सी में ठुमरी गायन में, डी में मित्रों भजन गायन में। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों को बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठुमरी गायन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है मित्रों, आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कुल 50 प्रश्नों में मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों आप कोर्स को जरूर खरीद लीजिए, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ करके मित्रों जो लिंक के माध्यम से मित्रों हम टेस्ट लेंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फायदा होने वाला है। अतः आप कोर्स को मित्रों खरीद करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप टेस्ट में भाग ले सके। एमसीक्यू टेस्ट मित्रों एग्जाम के पैटर्न पर मित्रों तैयार किया गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।